गुड मॉर्निंग। श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज भीमपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। प्रिय छात्रों, अभी तक और अध्यापकों के माध्यम से हर एक विषय की जानकारी कंटिन्यू आपको मिलती रही है। आज कक्षा 9, 10, 11, 12 समस्त बच्चे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देखेंगे। इसमें मैं आज आपको टेंस बताऊंगा कि टेंस की रचना कैसे होती है और उनको कैसे हम पहचानते हैं, उनका पहचान क्या है और उनके अनुवाद का नियम क्या है। तो सबसे पहले यहां देखिए टेंस। प्रिय बच्चों, टेंस जो होते हैं मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस नंबर 1 पर है, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। थोड़ा इसको हिंदी में भी समझते चलें। टेंस का जो मतलब होता है हिंदी में काल होता है, काल, समय। और इसी क्रम में जुड़ा हुआ आपका प्रेजेंट है जो पहले नंबर पर है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो उपस्थित हो। नंबर 2 पर पास्ट। पास्ट का मतलब भूत, बीता हुआ समय, बीते हुए समय के बातों को इस टेंस में रखते हैं। और नंबर 3 पर आता है आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। इसका मतलब होता है भविष्य का। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं बच्चों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, मुख्य रूप से इन्हीं तीनों पर आधारित सारे टेंस होते हैं। अब आज जिसके विषय में हम पढ़ेंगे वह होगा, हाँ, इसके और 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4। नंबर 1 पर आपका आएगा इंडेफिनिट। कौन सा? हाँ, इंडेफिनिट। नंबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। और तीसरे नंबर पर परफेक्ट। कौन सा होता है? परफेक्ट। और लास्ट नंबर में, चौथे नंबर पर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है बच्चों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अभी हम इस पर पूरे पर न जाकर के क्रम से एक एक कर उनका पहचान, उनके अनुवाद का नियम यह देखेंगे। तो इसमें देखिए, ये नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। अभी सबको हम छोड़ दें, नंबर 1 इसका ले लेंगे और नंबर 1 इसको लेंगे। तो ये हमारा बनेगा, नंबर 1 पर इसको लेंगे तो प्रेजेंट होगा। और इसको लेंगे तो ये होगा इंडेफिनिट। ये आपका पहला टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्रम से, जिस प्रकार से आपने इंडेफिनिट में जोड़ा है उसी तरीके से प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस में जोड़ेंगे। किसमें?
हाँ कंटिन्यूअस में, तो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर तीसरे नंबर पर जोड़ेंगे प्रेजेंट और यहां परफेक्ट, तो तीसरा टेंस आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रिय बच्चों चौथे नंबर पर प्रेजेंट को ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से जोड़ेंगे, तो आपका चौथा टेंस जो बनेगा वह परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रेजेंट को बारी बारी से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जोड़ा है, ठीक उसी प्रकार से आप इसे पास्ट में जोड़ेंगे। तो पहला कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे टेंसों की रचना होती रहती है। फिर आप लास्ट में फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर को बारी बारी से जैसे आपने प्रेजेंट और पास्ट में जोड़ा है, वैसे आप फ्यूचर को इन चारों में बारी बारी से जोड़ेंगे। तो पहला फिर इसमें क्या बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, अगला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरे नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे इन तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों टेंसों को इन चारों में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जोड़ेंगे, तो जोड़ करके जो हमारे पास टेंसों की रचना होगी वह टोटल संख्या 12 की होगी। कितने की? 12 की होगी। अब यह मूल रूप से हमारे पास 12 टेंस तैयार हो जाएंगे। बच्चों अब रचना तो आपने इनका समझ लिया, लेकिन इनकी पहचान कुछ होती है। तो सबसे नंबर 1 पर अभी हमने बताया कि आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस टेंस की पहचान जो होगी, पहचान गा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। क्या है बच्चों? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वह टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान अभी आप लोगों को बताया गया कि ऐसे वाक्यों के अंत में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
बच्चों ध्यान देना, इसमें आपको एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर समझने के लिए दिया गया, राम किताब पढ़ता है। बच्चों ध्यान दें, इसके अंत में ता है आया। तो ऐसा वाक्य जब कभी आप देखें जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, और हिंदी वाक्यों के अंत में आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे हमने लिख दिया कि राम किताब पढ़ता है, इसी प्रकार से तमाम से सेंटेंस वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे किसान खेत जोतता है, शेर जंगल में दहाड़ता है, माताजी रसोई घर में खाना पकाती हैं। तो इन सभी वाक्यों पर ध्यान दीजिए, सबके अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं। तो शायद आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। इसका पहचान तुरंत आप लास्ट में देखें कि ता है आ रहा है। अगर ता है, ती है, ते है आता है तो वह निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब शायद आप लोग ये समझ गए होंगे इसका पहचान। अब प्रश्न यह होता है कि इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, ट्रांसलेशन कैसे करें। तो ट्रांसलेशन के लिए इसका एक फार्मूला है। फार्मूला जो है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। प्रिय छात्रों, इसी फार्मूले के अनुसार हम किसी भी वाक्य का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। अब जो हमको अनुवाद करना है वह है राम किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठेगा कि सब्जेक्ट को लाएं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ये हिंदी में भी थोड़ा समझ लीजिए। सब्जेक्ट माने कर्ता। क्या होता है बच्चों? कर्ता। कर्ता माने वाक्य में कार्य करने वाला, वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है वह कर्ता कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर इसमें वर्ब आता है। वर्ब का माने होता है क्रिया। क्रिया का मतलब यह है कि कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सी क्रिया की जा रही है कर्ता के द्वारा। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म का मतलब है कि किस पर कार्य किया जा रहा है, यानी कर्ता किसके ऊपर कार्य कर रहा है। थोड़ा गौर करेंगे। अब इसमें आपको कर्ता ढूंढना है अपने वाक्य में। हमारा जो वाक्य था वह था राम किताब पढ़ता है। तो आपको इसमें कर्ता ढूंढना है। तो उसके लिए आप एक आसान तरीका ले लें। आप कौन, जो प्रश्नवाचक शब्द है कौन, हु, इसका समावेश कर दें
और आगे वाले शब्द को हटा दें, यानी राम को आप हटा करके, जैसे कि राम किताब पढ़ता है, आप इसमें प्रश्न कर लें कौन किताब पढ़ता है। तो जब कौन किताब पढ़ता है तो इसका आंसर होगा कि राम किताब पढ़ता है। तो कौन का प्रश्न करने पर आपको आंसर में जो शब्द मिले वही करना होता है। समझे बच्चों? क्या होता है? हिंदी वाक्य में कौन शब्द का समावेश करने पर उत्तर में जो शब्द आए वह आपका कर्ता होता है। राम किताब पढ़ता है, आपने इसमें समावेश किया कौन, तो कौन किताब पढ़ता है, तो उत्तर में मिला राम किताब पढ़ता है। तो राम इसमें हो जाएगा कर्ता यानी सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए अगले स्टेप पर आपका वर्ब क्या है? वर्ब। वर्ब में क्रिया, क्रिया होती है। तो राम जो है वो क्रिया क्या कर रहा है? तो राम, अब हिंदी वाक्य पर ही ध्यान देंगे, राम की क्रिया जो है मुख्य वो पढ़ना है। क्या है? पढ़ना। तो आप पढ़ना की अंग्रेजी लगाएंगे। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। आपने क्या लिखा? रीड। अब इसमें देखिए यस या ईएस लगता है। एस और ईएस कब लगेगा? जब आपका कर्ता एक वचन का होगा। कितने वचन का? एक वचन का। तो क्रिया की पहली अवस्था में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस लगाएंगे। बच्चों, अब राम जो है वो एक वचन का है, तो एक वचन होने के नाते आप रीड में एस लगा देंगे। बहुत से बच्चों के दिमाग में और प्रश्न आ सकता है कि सर आपने यस नहीं लिखा और ईएस नहीं लिखा, तो आपने एस लगा दिया, ईएस क्यों नहीं लगाया सर? हाँ बच्चों, इसका भी कारण है। जो आपके शब्द होते हैं उनका ये आखिरी शब्द जो जैसे रीड आपने लिखा तो यहां लास्ट में डी आया। इसी प्रकार से जिन शब्दों के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो उनके अंत में ईएस लगाते हैं। अगर ये शब्द ना आए तो उनके अंत में एस लगाते हैं। यहां रीड में आपका जो लास्ट अक्षर आया है वह डी आया है, इसलिए यहां एस लग गया, ईएस नहीं लगाया गया। अब ध्यान दें, आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, वर्ब रीड हो गया, एस या एस, एस लग गया। अब बाकी बचा ऑब्जेक्ट, मैंने कर्म, किस पर कार्य किया जा रहा है। तो फिर हिंदी वाक्य पर ध्यान दें, राम किताब पढ़ता है, तो क्या बच गया? किताब। कार्य किस पर हो रहा है? किताब पर। पढ़ा क्या जा रहा है? किताब को। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट किताब। अब चूंकि एक किताब है इसलिए हिंदी वाक्य आपका था राम किताब पढ़ता है। आपने दिए गए फार्मूले के अनुसार ट्रांसलेशन किया तो बन गया अंग्रेजी अनुवाद, राम रीड्स अ बुक। ओके बच्चों, शायद आप लोगों ने बहुत ध्यान देकर पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई चीज
न समझ में आई हो तो इसी ग्रुप में इस पर कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो मेरे व्यक्तिगत फोन नंबर पर फोन करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।